अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शनीज़ डार्क आवर में आप सबको खुशमदीद उम्मीद करता हूँ। अब सब ठीक होंगे। चलती हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये बात 2020 की है जब कोविड स्टार्ट हुआ था। मेरा ताल्लुक़ कसूर सिटी से है जो कि लाहौर के करीब है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों काफ़ी अरसे से अच्छे दोस्त थे। मेरे दोस्त को उन दिनों में काफ़ी मसाइल दरपेश थे जिनका जिक्र मैं यहाँ उसकी प्राइवेसी की वजह से नहीं कर रहा। हमारा एक तीसरा दोस्त भी था जिसे हम अक्सर मिला करते थे। जब भी हम इकट्ठे होते तो वो मेरे दोस्त से कहता, तुम क्यों इतने परेशान रहते हो, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, तुम वो करो, तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो अमल वो बताता था उसे सुनकर ही खौफ आता था। हमने कभी इस बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया क्योंकि हम ये सब नहीं करना चाहते थे। वो अमल ये था कि कसूर सिटी से बाहर एक बसमंदा जगह है जहाँ जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं बनी बल्कि एक कच्चा रास्ता है। वहाँ सिर्फ 1-2 फैक्ट्रीज़ हैं और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता, न बंदा न बंदे का नामो निशान। काफ़ी आगे जाकर खेत आते हैं और उन खेतों के अंदर से गुजार कर एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक दरबार है और वहाँ 7 जुमेरातें मुसलसल जाना होता है और तहज्जुद और फजर की नमाज़ पढ़नी होती है। मैं और मेरा दोस्त इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे क्योंकि हमें डर लगता था। लेकिन फिर एक दिन हम तीनों बैठे हुए थे कि मेरे पहले दोस्त ने कहा, मैं जगह देख कर आता हूँ, मैं ये अमाल भी करूँगा ताकि मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। उस वक्त रात के तकरीबन 9 या 10 बजे का वक्त था और जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त तैयार हो गया है तो मैं भी उसके साथ चल पड़ा कि चलो जगह देख कर आते हैं। अदनान भाई, आप यकीन करें वो रास्ता ऐसा था कि दिन के वक्त भी कोई अकेला जाने से कतराए। वहाँ कोई इंसान नहीं था, न कोई गाड़ी न कोई बाइक, बस हम ही थे। एक मुकाम पर पहुंचकर हमने अपनी बाइकें खड़ी कर दी और फिर खेतों के अंदर से गुजारते हुए कब्रिस्तान तक जा पहुंचे। जैसे ही कब्रिस्तान से गुजरे, रात की तारीकी, सन्नाटा और दूर दूर तक किसी के न होने का एहसास, यहाँ तक कि कहीं रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। सब कुछ खौफनाक था। लेकिन हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके, बस जगह देखी और वापस आ गए। जब हम वापस आए तो जिस दोस्त ने हमें जगह दिखाई थी वो अपने घर चला गया। मेरा पहला दोस्त मुझसे कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे बचपन से ही पुरस्कार चीज़ों और माहौल में बहुत दिलचस्पी थी तो मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मेरा दोस्त मुझे घर छोड़कर चला गया। कुछ ही देर बाद तहज्जुद का वक्त हो गया और मेरा दोस्त वापस आया और मुझे घर से लेकर वहाँ चल दिया। हम पहले ही इस माहौल से खौफज़दा थे, लेकिन हम आयातुल कुर्सी पढ़ते हुए चले और इसी तरह खेतों और कब्रिस्तान को उबूर करके दरबार में पहुँचे। सुल्तान भाई, एक चीज़ बता दूँ, उस दरबार में हमारे अलावा कोई और नहीं था, बस मैं और मेरा दोस्त। जैसे ही हम पहुँचे हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर फजर की नमाज़ अदा की और फिर वापस चल दिए। उस दिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम खैरियत से गए और खैरियत से वापस आ गए। इसी तरह दिन गुजारते गए और अगला जुमेरात आ गया। हम बहुत नॉर्मल थे क्योंकि पिछली बार सब ठीक रहा था तो दिल से खौफ निकल गया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। हम कब्रिस्तान से गुजारते हुए दरबार पहुँचे। उस दिन मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने वहाँ कुछ अगरबत्तियाँ देखीं और मैंने उनमें से 1-2 जला कर दरबार के अंदर एक जगह रख दी। फिर नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? मैंने कहा, नहीं। उसके ये कहने के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? उसने कहा, तुम पहले नमाज मुकम्मल करो फिर बताता हूँ। नमाज
मुकम्मल करने के बाद मैंने पूछा तो उसने कहा, जो खिड़कियां तुम्हारे सामने हैं, मैंने उनमें से किसी एक में कुछ देखा है। सिया लिबास में मलबूस गैर मामूली तौर पर लंबी कदमत वाली हस्ती महसूस हो रही थी। ये सुनते ही हम दोनों की हालत बदल गई। अब हमें एहसास होने लगा कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई और है। मैंने उस दोस्त से कहा, क्यों ना हम बाहर जाकर देख लें, शायद कोई और भी हो और तुमने गलती से उसे देख लिया हो, शायद ये हमारा वहाम हो। हम बाहर निकले लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब हम दोबारा अंदर जाने लगे तो मैंने देखा कि मेरी चप्पल का एक पाँव गायब था। देखकर मैं बहुत खौफज़दा हो गया, क्योंकि अब यकीन हो चुका था कि यहाँ हमारे अलावा भी कुछ और है और वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। हम अंदर आकर बैठ गए और जिक्र करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि हमें बाहर जादू लगने की आवाज़ आने लगी, लेकिन हम बाहर नहीं गए क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि यह वही मखलूक है। कुछ देर बाद दरवाजे की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई यूज़ खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। हमने फैसला किया कि हम यहाँ से रात के वक्त नहीं निकलेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाती। जैसे ही सुबह हुई हम बाहर निकले और मैंने अपनी चप्पल ढूंढने की कोशिश की। कब्रिस्तान में जाकर मेरी चप्पल मिल गई और मैं और मेरा दोस्त हैरान रह गए कि आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने शाम को चंद लोगों से बात की, क्योंकि हम बहुत परेशान थे कि अभी 5 जुमेरातें बाकी हैं और अगर ये मामलात बढ़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। पता करने पर मालूम हुआ कि मैंने जो अगरबत्ती जलाई थी उसकी वजह से वहाँ मौजूद मखलूक नाराज़ हो गई थी और वो चाहती थी कि हम वहाँ से चले जाएं। जिससे भी बात की सब ने यही कहा, शुक्र करो तुम दोनों जिंदा वापस आ गए हो। अगली जुमेरात हम डरते डरते फिर गए। हर बार रास्ते में हमें कुछ कुत्ते भी मिलते थे जो हम पर भौंकते थे, लेकिन इस रात हमें रास्ते में कोई कुत्ता नज़र नहीं आया। हमने सुकून का सांस लिया, मगर जैसे ही वापस उस जगह पहुंचे तो वहाँ हमारे सामने 15-20 कुत्ते बैठे थे और जैसे ही हम पहुंचे वो सब हम पर भौंकने लगे। फिर अचानक वही आदमी दोबारा से बाहर निकला। उसने हाथ से इशारा किया और वो तमाम कुत्ते खामोश होकर पीछे हट गए। हम हैरान रह गए कि यह आदमी कौन है और कुत्ते इसकी बात क्यों मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7 जुमरतें मुकम्मल हो गई और हम खैरियत से वापस आ गए। ये थी मेरी कहानी। चलती हैं एक और कहानी की तरफ। मेरा नाम यासिर है। मैं एक फूड ग्रेन इंस्पेक्टर हूँ। बताता चलूँ कि ग्रेन इंस्पेक्टर जो होते हैं वो गंदम खरीदते हैं हुकूमत के लिए इंटीरियर सिंध से। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि 2017 में मुझे सेंटर मिला था संघार में। पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि सेंटर क्या होते हैं। सेंटर तय किए जाते हैं और हमें उसका एक बजट दिया जाता है कि आपको इतनी गंदम की बोरें ख़रीदनी है, तो हम उस सेंटर के ज़रिए ख़रीदारी करते हैं। मैं बेसिकली कराची का रहने वाला हूँ। तो सीज़न में जैसे कि फरवरी मार्च में हमारी गंदम की कटाई होती है, हमें 4 महीने तक ऑन एंड ऑफ संघर में रहना पड़ता था। हमारे कज़न वहाँ MLA हैं, तो उनकी वजह से मुझे एक सरकारी सर्किट हाउस अलॉट हुआ था। इंटीरियर सिंध के सर्किट हाउसेस और SP हाउसेस एकदम से फैले हुए होते हैं। हमारे यहाँ के जैसे नहीं होते जैसे कराची में कंक्रीट के बंगलोज होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब SP हाउस आप देखते रहो तो लगता है कि ख़त्म ही नहीं होगा। स्विमिंग पूल और एक छोटा घर अलग से। इसी तरह हमारा जो सर्किट हाउस था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ हमें स्टे करने के लिए ऊपर का हिस्सा दिया गया। इसमें एक पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का घर बना हुआ था और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जगह खाली थी, जिसमें झाड़ियाँ थी और आधी जगह पर इन्होंने फ्रूट्स वगैरह लगाए हुए थे।
तो हम लोग वहाँ गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सब लोग, हमारे कपड़े प्रेस करने वाला चौकीदार रात 8-9 बजे के बाद गायब हो जाता था। हम लोग बुला बुला के थक जाते, कोई नहीं आता था। जब हमने इनसे पूछा कि आप लोग रात को क्यों चले जाते हैं और अगर हमें कोई काम हो तो हमें आपको बुलाना पड़ता है, तो वो कहते थे, नहीं सर, हम गांव वाले हैं, आदत है, 8-9 बजे तक सो जाते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है। सर्किट हाउस में जो घर था उसके 2 कमरे ऊपर थे, वीआईपी। तो हम वीआईपी रूम में ठहरे हुए थे। सुबह लाइट नहीं होती थी, वहाँ लाइट बहुत कम आती थी और उनका जनरेटर छत पर होता था। तो हमें पता नहीं था कि ये लोग वहाँ मौजूद नहीं होते। तो मैंने अपने गार्ड को ऊपर भेजा। उसने कहा, छत पर तो बहुत ही पुराना ताला लगा हुआ है और वो बैंड है। मैंने कहा, चलो ठीक है। हुमैन वहाँ रहते हुए 1-2 महीने गुजार चुके थे। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी, जैसे दरवाज़ा खुद से बंद हो जाना या कुछ अजीब सा फील होना कि कुछ है। हम इसको इग्नोर कर देते थे क्योंकि हम काम में बिजी रहते थे। हम लोग थे भी 3-4, मैं था, मेरा साला था। फिर एक दिन क्या हुआ, तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे। हम लोगों ने खाना वगैरह मंगवाया और खाया। हम सब बैठकर आपस में बातें कर रहे थे तो खिड़की पर बहुत ज़ोर से एक चीज़ आकर लगी, जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ी ईंट जैसी कोई चीज़ उठाकर खिड़की पर मार दी हो। तो मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने अपने बंदे को भेजा कि जाकर देखो ये किसने मारी है। तो उसने पीछे की बैल्कनी खोली और देखा और बोला, साहब कुछ भी नहीं है। उसने टॉर्च वगैरह मार कर भी देखा, फिर आके बैठ गया। वो बैल्कनी बिल्कुल हमारे सामने थी। वो चीज़ इतनी ज़ोर से आकर शीशे में लगी थी कि हमें लगा कि शीशा बिल्कुल टूट गया होगा। लेकिन जब उसने देखा तो शीशे पर एक स्क्रैच तक नहीं था। तो हम सब खामोश होकर बैठ गए। सबका ध्यान इधर उधर था, कोई भी बात नहीं कर रहा था। फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन हमारे देखते ही देखते शीशे पर हल्का हल्का ब्लड आने लगा। पहले मुझे लगा कि जो चीज़ आके लगी है उसका कीचड़ या कुछ ऐसा है। जब मैंने कहा कि टॉर्च मार कर देखो तो उन्होंने देखा तो वो ब्लड था। उसने कहा, सैं, यहाँ झाड़ियाँ वगैरह हैं, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, कोई जानवर या चील कबूतर वगैरह निकालते हैं, हो सकता है वो आकर टकरा गई हो। तो हमने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। तां भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं। बैठे बैठे अचानक हमारी जो छत थी, जो बिल्कुल हमारे ऊपर थी, वहां से धम धम की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़े कदम छत पर रख रहा हो। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई 7-8 फुट का आदमी हो, जिसके कदम इतने बड़े और भारी हो कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमें ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन अभी टूट के खुल जाएगी। हालांकि वो अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए घर थे और उनकी कंक्रीट छतें थे। उनमें से ऐसी आवाज़ का आना बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। मैंने अपने गार्ड को बोला, एक नौकर के साथ ऊपर जाओ छत पर, देखो क्या है। कोई छत तक जा नहीं सकता, ऊपर हेलीकॉप्टर भी नहीं लैंड हो सकता, और फिर भी कोई छत पर चल रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो हमने उन लोगों से कहा, आप लोग ड्रिंक कर रहे हो सकता है उस वजह से आपको हेलुसिनेशन हो रहा हो, क्योंकि हम लोग 1.5 महीने से यहाँ रह रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, जैसे कभी पर्दे खुद ब खुद हट जाते हैं, कभी कोई चीज़ हिल जाती है, या जाए नमाज बिछा के जाते हैं तो वापस आकर देखते हैं तो टेढ़ा हुआ होता है। हम लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था। खैर, उनको भी समझ आ गई बात और उन्होंने कहा, ठीक है यासिर भाई, हम लोग निकालते हैं, कोई चीज़ गिरी है क्या? उसने कहा, साहब छत पर तो ताला लगा हुआ है।
मतलब वो ऊपर न जाने के बहाने बनाने लगा। तो हम जो 3 4 5 लोग थे, हमने आयातुल कुर्सी पढ़ के ऊपर जाने का फैसला किया। लेकिन वो गेट बैंड था, उस पर ताला लगा हुआ था जो कभी खुला ही नहीं था हमारे सामने। तो हमने ताला के छोटे से सुराख से टॉर्च वगैरह मारी। छोटी छोटी जगह थी जहां से हम देख रहे थे, क्योंकि दरवाज़ा तो बैंड था, लेकिन छत पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर जब हम नीचे आके बैठ गए तो दोबारा वही धम की आवाज़ आने लगी, बड़े बड़े कदम, और फिर कोई छत पर भागने लगा। तो हमने कहा यह तो नामुमकिन बात है, ताला लगा है। तो हमने कहा आ जाओ, हम आपको छोड़ाते हैं। हम लोग नीचे तक उतारे और उनको गाड़ी में बिठाया, और उसी वक्त जहां मेरी विंडो थी, मैंने देखा कि वहां नीचे एक चील मारी हुई पड़ी है। यह बिल्कुल नामुमकिन बात थी। चील अगर झाड़ियों में से भी आती तो वो इतनी स्पीड में नहीं आ सकती थी कि एकदम वहां आकर लगे, क्योंकि चील बहुत केयरफुली फ्लाई करती है। ऐसा नहीं होता कि वो आकर शीशे में लगे और मर जाए और बाद में उसका खून भी नजर आए। फिर हम लोग दारे दारे सब साथ गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। हमने उन्हें नीचे ही गाड़ी में बिठाया और हम लोग ऊपर आकर बैठ गए। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक बेड सामने था और एक साइड पर था। 2 इधर सोते और 2 उधर। तो वो 2 बेड पर सो ही नहीं रहे थे, कहते थे कि नहीं हम साथ सो जाएंगे, हम लोग पैरों में सो जाएंगे। इतना दार का माहौल था कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने में बातें करते करते तकरीबन 5:30 या 6 का टाइम हुआ। तो हमारे पास हमारे कपड़े इस्त्री करने वाला भागता हुआ आया। वो सुबह उठता था। उसने कहा यासिर भाई, यासिर भाई। मैं बोला जी। उसने कहा आपके जो मेहमान आए हुए थे उनकी गाड़ी तो अभी तक नीचे खड़ी है। तो मैंने कहा नहीं, उनको गए हुए तो 2-5 घंटे हो गए, वो लोग तो हैदराबाद पहुंच गए होंगे। वो बोला नहीं नहीं, उनकी गाड़ी तो नीचे खड़ी है गेट पे। तो हम सब एक साथ नीचे उतारे। उसने कहा राइट पर खड़ी है। मैंने कहा राइट पर तो गए ही नहीं है, हमने तो लिफ्ट पर छोड़ा था और इस गेट को तो खोलना पड़ता है, यह तो बैंड है। उसने कहा नहीं, गाड़ी इस तरफ मुड़ी हुई है। हालांकि उसकी गाड़ी लेफ्ट पर ही खड़ी हुई थी। हमारे सामने बैठ कर गए थे। तब हम अंदर गए थे तो हमने देखा कि उनकी गाड़ी दूसरे गेट पर खड़ी हुई है, उसकी लाइट चालू है और अंदर कोई भी नहीं है। गाड़ी के आगे वाले दोनों दरवाजे खुले होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, एक आगे वाला खुला था और एक पीछे वाला। इधर उधर भी कोई नहीं था। तो हमने कहा कि ये लोग कहाँ चले गए, उनकी गाड़ी भी स्टार्ट है। तो हम लोग उन्हें तलाश करने लगे, यहाँ दौड़ वहाँ दौड़। हमने चौकीदार को उठाया, उससे पूछा कि क्या आपने उन्हें देखा। तो वो झाड़ियों में गया तो दोनों वहीं झाड़ियों में पड़े हुए थे, एक राइट पर गिरा हुआ था और एक लेफ्ट पर। तो हम लोगों ने उन्हें उठाया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यासिर भाई, हमें कुछ याद ही नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम नीचे कैसे उतारे, गाड़ी में कैसे बैठे और किस चीज़ ने हमें आकर गाड़ी से बाहर निकाल के फेंका है। हमें कुछ भी समझ नहीं आया। और अदनान भाई, फिर तो आप पूछिए ही मत। मैंने कहा कि मैं तो आज रात यहाँ रह ही नहीं सकता। मैं डायरेक्ट गया, मैंने एक विला रेंट आउट किया। हमारे पास सामान था ही नहीं, हम सब बैचलर थे। हम हर सैटरडे संडे कराची आते थे, तो मैंने रेंट पर विला लिया और मैं वहाँ जाके रहा। उसके बाद ना तो हमारे साथ कभी इस तरह के वाक़यात हुए और ना ही दोबारा कभी इस सर्किट हाउस में वापस गया। इतनी सारी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में पहली बार होते हुए देखी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलती हैं एक न्यू स्टोरी। सत तब तक के
حافظ.